वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। फाइनली बहुत दिन के बाद आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने का सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। वैसे आप अगर मेरा चैनल विजिट करते हैं तो आपको काफी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियोस आपको मिल जाएगा। जो भी एग्जाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर में डिस्कस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर करके रखा हूं। कुछ ऐसा भी डिपार्टमेंट के पेपर्स है जो अभी तक मैं डिस्कस नहीं किया, कुछ जैसे NSCL का पेपर, CSIR का काफी सारा पेपर मेरा पास है जो आप लोगों के पास नहीं है। और आपके सामने CSIR के काफी सारा यूनिट के एग्जामिनेशन अब आने वाला है, तो आप सभी के लिए आज का पेपर के वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिए। आज मैं डिस्कस करूंगा CSIR के जो आपके टेक्निकल पेपर होते हैं। फिटर ट्रेड के लिए टेक्निकल पेपर में डिस्कस करूंगा। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाए तो 50 क्वेश्चन के मैं डिस्कस करूंगा। हर एक क्वेश्चन को मैं अपने तरफ से जितना हो सके डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, देखिए किस यूनिट के पेपर है? CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्सेस टेक्नोलॉजी। तो CSIR के टोटल 40 से 45 अलग अलग यूनिट्स हैं और सभी यूनिट्स के तरफ से टेक्नीशियन पोस्ट पर ITI स्टूडेंट के लिए हमेशा रिक्रूटमेंट आते रहता है। लगभग अभी अगर आप PBS देखते हैं तो काफी सारा लगभग 15 से 20 यूनिट में रिक्रूटमेंट आया है, जिसका अभी तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी अगर कुछ जगह के ट्रेड टेस्ट हो गया, उसके डिटेल होना बाकी है। तो आप सभी के लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए ये फीटर ट्रेड के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। वेट, फीटर टर्नर और मैशिनिस्ट के जो भी स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि फीटर ट्रेड का पेपर हो सकता है लेकिन टर्नर और मैशिनिस्ट के लिए आप जानते हैं आप फीटर के साथ लगभग आपके 70 से 80% सिलेबस मैच करता है। ओके, जो आपके ट्रेड के पेपर होता है, इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाता है। और जब भी एक क्वेश्चन का आंसर आप गलत करते हैं तो उसमें आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। इसमें 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। ओके, 150 मार्क्स का टोटल पेपर आपके होते हैं। वेट, और इसके लिए 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, 1 घंटा टाइम दिया जाता है। देखिए टेक्निकल के 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट काफी है, क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉपर्ली पढ़ के जाएगा तो उसके लिए 60 मिनट भी नहीं लगता है। 30 से 45 मिनट के बीच में पेपर को आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता, टफ कैलकुलेशन भी नहीं होता है। वेट, क्वेश्चन नंबर 1, ए प्रोडक्ट इज सेड टू हैव द क्वालिटी व्हेन। एक उत्पाद की गुणवत्ता के लिए कहा जाता है जब, देखिए एक प्रोडक्ट को क्वालिटी या क्वालिटी प्रोडक्ट तब कहा जाता है जब वो यूज करने के लिए फिट होता है। किसी भी प्रोडक्ट को आप बोलते हैं कि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, मतलब क्या है? वो यूज करने के लिए वो फिट है, आपके लिए वो प्रॉपर फिट दे रहा है, आपके पसंद के भी वो प्रॉपर फिट दे रहा है। तो देखिए किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग क्वालिटी तब बोलेंगे जब इट इज यूज फॉर यूज, सॉरी इट इज फिट फॉर यूज, जब वो उपयोग करने के लिए फिट होता है तब। तो जब किसी भी प्रोडक्ट उपयोग करने के लिए फिट होता है उसे हम लोग तब क्वालिटी प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये उपयोग के लिए जब फिट होता है तब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट कहते हैं। वेट, लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर के थ्योरी आपको बहुत अच्छा से लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको कभी कभी अलाउंस निकालने के लिए दिया जाता है, टॉलरेंस निकालने के लिए दिया जाता है, बेसिक साइज, इसके बाद लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन, ये सब फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। तो इस चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए नट which is used to tight the blade in hacksaw frame is।
हेक्सो फ्रेम में ब्लेड को कसने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक नाट है। हेक्सो फ्रेम में हेक्सो ब्लेड को टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए जिस नाट का हम लोग यूज करते हैं, इस नाट का नाम क्या है? इस नाट का नाम है विंग नाट, जो हम लोग हैंड प्रेशर से लूज भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं, और इसीलिए और इसको हम लोग क्विक ओपनिंग भी कर सकते, क्विक टाइट भी कर सकते। ओके, देखिए अब हेक्सो के बारे में जब डिस्कस हो रहा है तो आपको हेक्सो के बारे में कुछ चीज आपको याद रखना है। जैसे हेक्सो ब्लेड किससे बने होते हैं? लो एलो स्टील, लिख लीजिए हेक्सो ब्लेड। काफी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। हेक्सो ब्लेड लो एलो स्टील और हाई स्पीड स्टील से बने होते हैं, HSS। ओके, अब देखिए कभी कभी ब्लेड का साइज पूछा जाता है, तो ब्लेड का साइज होता है 250 मिलीमीटर एंड 300 मिलीमीटर। अगर आपको इंच में पूछा जाए तो 8 इंच और 12 इंच ब्लेड का लेंथ होता है। ओके, तो हेक्सो ब्लेड का लेंथ हम लोग कैसे नापते हैं? तो हेक्सो ब्लेड के जो 2 पिन होल होता है, तो उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है, इसी से हम लोग हेक्सो ब्लेड का लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं। क्लियर हो गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, Which one of the following is a foundation bolt? निम्नलिखित में से कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है? देखिए जैसे रैक बोल्ट, ल्यूस बोल्ट, हुक बोल्ट, अगर ऑप्शन में आई बोल्ट, ये सब रहता तो ये आपके सबके सब फाउंडेशन बोल्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, देखिए आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस के कलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। 5-6 क्वेश्चन तो आपको नया मिल जाता है और वही सब क्वेश्चन को अलग से आपको कलेक्ट करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप जानते हैं, लेकिन आपको जो नया नया क्वेश्चन मिलता है उसके लिए आपको अलग एक कॉपी करना है, उसमें आपको नोट डाउन करना है, जो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। ओके, तो इसीलिए अब देखिए इस पेपर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ CSIR का, और जो पेपर है टर्नर मैशिनिस्ट, उन सब पेपर का भी आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा यूट्यूब में, और देखो इसके साथ साथ और भी काफी एग्जाम के डिपार्टमेंट के एग्जाम है, उसका पेपर मेरा पास है, वो भी मैं आप लोग के लिए डिस्कस करूंगा। वेट, क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following is used to bend the corner of the seat? देखिए इनमें से किसका उपयोग सीट के कोनों को मोड़ने के लिए किया जाता है? किसी भी सीट मेटल के कोर पोर्शन को मोड़ने के लिए हम लोग किस उपकरण का यूज करते हैं? तो देखिए बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। काफी सारा स्टूडेंट इसका राइट आंसर स्ट्रेट पिन हैमर करने वाले, क्योंकि निमी के हिसाब से इसका राइट आंसर स्ट्रेट पिन हैमर आप कर रहे हैं। लेकिन देखिए स्ट्रेट पिन हैमर का हम लोग यूज सिर्फ कॉर्नर में ही करते हैं। कहां पे करते हैं? सिर्फ कॉर्नर में करते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं? सीट मेटल को बेंड करना पड़ेगा, सीट मेटल के कॉर्नर को बेंड करना पड़ेगा। बेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। ओके, क्योंकि आप जानते हैं क्रॉस पिन हैमर इसलिए यूज किया जाता है जब मेटल को किसी एक ही दिशा में फैलाना पड़ेगा ना, स्प्रेडिंग द मेटल इन वन डायरेक्शन। जब किसी एक ही दिशा में मेटल को जब स्प्रेड करना पड़ेगा तब हम लोग क्रॉस पिन हैमर का यूज करते हैं। जब सीट मेटल के कॉर्नर पोर्शन को बेंड करना पड़ेगा तो तब क्रॉस पिन हैमर का यूज किया जाता है। और बॉल पिन हैमर का हम लोग यूज करके मेटल को चारों तरफ से फैला सकते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको सिर्फ सीट मेटल के कॉर्नर पोर्शन को बेंड करना है, किसी एक ही पोर्शन को। तो किसी एक ही जगह में जब आपको मेटल को फैलाना है तो इसके लिए क्रॉस पिन हैमर हम लोग यूज करते हैं। और स्ट्रेट पिन हैमर कहाँ पे यूज होता है? सिर्फ कॉर्नर पोर्शन में आपको हैमर करने के लिए यूज होता है। लेकिन एक कॉर्नर बनाना जब है, कॉर्नर में बेंड जब आपको करना पड़ेगा तब क्रॉस पिन हैमर इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। क्लियर? ओके। देखिए जैसे हैमर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, हैमर किससे बने होते हैं? हैमर बने होते हैं ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील के बने होते हैं। ओके, देखिए हैमर के जो फेस होते हैं और जो पिन होते हैं वो केस हार्डेड होते हैं। ओके, हैमर के वेट, हैमर के स्पेसिफिकेशन कहां पर लिखा होता है? उसके चीक पोर्शन में लिखा रहता है। हैमर आपके हार्डेड होता है लेकिन जो चीक पोर्शन होता है वो आपके सॉफ्ट रहता है, उसी पे हैमर के वेट लिखा रहता है। हैमर के जो भी मैन्युफैक्चर्ड सिंबल वगैरह है उन मार्क के वो आपके चीक पोर्शन में लिखा रहता है। अब इंजीनियर्स हैमर के अगर वेट का रेंज पूछा जाए उससे पहले देखिए, अगर ऐसा पूछा जाए कि इंजीनियर हैमर को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो इंजीनियर्स हैमर इज स्पेसिफाइड बाय द शेप ऑफ द पिन एंड द वेट ऑफ द हैमर। इंजीनियर हैमर आपके अलग अलग है, बॉल पिन हैमर आपके है, क्रॉस पिन हैमर है, स्ट्रेट पिन हैमर है। तो हम लोग कैसे उसे स्पेसिफाई करते हैं? पिन के शेप का हिसाब से और उसके वेट के हिसाब से। इंजीनियर हैमर के वेट रेंज होता है 125 ग्राम से 750 ग्राम। इंजीनियर्स हैमर के वेट रेंज होता है 125 ग्राम से 750 ग्राम। मार्किंग पर्पस के लिए जो इंजीनियर्स हैमर हम लोग यूज करते हैं उसका वेट होता है 250 ग्राम, 250 ग्राम। ओके, क्लियर हो गए हम। देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हैमर का वो कौन सा पोर्शन है जिसे सॉफ्ट रखा जाता है, नरम रखा जाता है, वो आपके चीक पोर्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। On which part of the vernier height gauge are the main scale division graduated? वर्नियर हाइट गेज के किस पार्ट में मेन स्केल डिवीजन MSD अंकित होते हैं? यही आपको पूछा है, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बीम पोर्शन पर। तो बीम पर मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएशन होते हैं। ओके, कभी कभी वर्नियर हाइट गेज के साइज आपको पूछा जाता है, तो साइज ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज स्पेसिफाइड बाय। वर्नियर हाइट गेज के साइज कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? लेंथ ऑफ द बीम, बीम के लंबाई से वर्नियर हाइट गेज के साइज को स्पेसिफाई किया जाता है। कभी कभी वर्नियर हाइट गेज के बेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेस, ये जो बेस है, बेस किस धातु से बने होते हैं? बेस आपके एल्यूमिनियम एलॉय से भी बने होते हैं और कास्ट आयरन से भी बने होते हैं। ओके, देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड। मेन स्लाइड के इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, मतलब मेन स्लाइड के एकत्रित भाग कौन सा है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? जो। ओके, एक बार एक क्वेश्चन यूपीआरवीयूएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उन्नयन निगम लिमिटेड, ऐसा कुछ है जो यूपी के पावर जनरेशन कंपनी है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म यूज होता है? तो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म मॉडर्न वर्नियर हाइट गेज में यूज होता है। मॉडर्न वर्नियर हाइट गेज में रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। सरफेस प्लेट इज यूजुअली मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन बिकॉज इट प्रोवाइड्स। देखिए सरफेस प्लेट आमतौर पर ग्रे कास्ट आयरन से बने होती है क्योंकि ये प्रदान करती है। सरफेस प्लेट जिसके ऊपर हम लोग जैसे वर्नियर हाइट गेज रखते हैं, वी ब्लॉक रखते हैं और इन सब चीज हम लोग मार्किंग पर्पस के टाइम यूज करते हैं। ठीक है, तो मार्किंग पर्पस में आपके सरफेस प्लेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सरफेस प्लेट हम लोग ग्रे कास्ट आयरन से क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है? तो देखिए इसका सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये इट प्रोवाइड्स सेल्फ लुब्रिकेशन, मतलब अपने आप से वो सेल्फ लुब्रिकेट कर सकते हैं। एक चीज तो आप जानते हैं, कास्ट आयरन का मैशिनिंग करने के लिए किसी भी
कूलेंट के या किसी भी आपके किसी भी कूलेंट की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग जनरली ड्राई एयर का यूज करते हैं। ओके, तो क्यों नहीं जरूरत पड़ता, ए बी आपको जानना चाहिए। तो कास्ट आयरन में ग्रेफाइट कंटेंट होता है, और ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट आपके सॉलिड लुब्रिकेंट है। कास्ट आयरन के स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट कंटेंट मौजूद होता है, इसीलिए कास्ट आयरन में सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी होते हैं। इसके लिए अलग से आपको मैन्युअली लुब्रिकेशन करने का जरूरत नहीं होता। ग्रेफाइट आपके सॉलिड लुब्रिकेंट, ग्रीज आपके सेमी सॉलिड, और लिक्विड लुब्रिकेंट जो आपके लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके, देखिए ग्रे कास्ट आयरन से आपको कुछ पॉइंट्स जानना चाहिए। जैसे ग्रे कास्ट आयरन को अगर पूछा जाए कि आप लोग वेल्डिंग कर सकते हैं या नहीं, ग्रे कास्ट आयरन को आप लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको प्रीहीट करना पड़ेगा। ग्रे कास्ट आयरन को आप लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रीहीट करना पड़ेगा। बिना प्रीहीट करके आप लोग ग्रे कास्ट आयरन का वेल्डिंग नहीं कर सकते। प्रीहीट मतलब पहले से आपको हल्का फुल्का हीट करके रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेल्डिंग करना। डायरेक्टली आप लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते, प्रीहीट करके अगर आप रखते उसके बाद आप वेल्डिंग कर सकते। जैसे व्हाइट कास्ट आयरन को हम लोग प्रीहीट करने के बाद भी वेल्डिंग नहीं कर सकते हम। देखिए जैसे मैक्सिमम मशीन के बेड बेस बने होते हैं ग्रे कास्ट आयरन से। क्यों बने होते हैं, क्योंकि इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होते हैं। इट कैन रेजिस्ट मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा ये सहन कर सकता है, रेजिस्ट कर सकते हैं। इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी काफी कम होता है। तो अगर कास्ट आयरन की बात करें तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके होता है, लेकिन हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। और ग्रे कास्ट आयरन की डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, काफी लंबे टाइम तक वो स्टेबल रहता है। जिस भी मशीन को आप बनाते हैं, जिस भी मशीन के बेस आप बनाते हैं, वैसे स्टेबल कंडीशन में रहता है। उतने ज़्यादा इसके बेस या मशीन बने होते हैं, तो बेड्स बने हैं, तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू ट्रू एंड ड्रेस एन एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील ऑन ए टूल एंड जनरल यूटिलिटी ग्राइंडर। देखिए मैंने आपको बोला कि हर एग्जाम के पेपर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको नया मिल जाता है, जो आपको स्पेशली उसी पे फोकस करके पढ़ना है और इसको नोट भी करना है। निम्नलिखित में से क्या एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील को सामान्य टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन पर ट्रू एवं ड्रेसिंग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए, जब टूल एंड जनरल यूटिलिटी ग्राइंडर में जब आपको ट्रूइंग और ड्रेसिंग करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कौन सा व्हील ड्रेसर यूज करना पड़ेगा? 3 टाइप्स ऑफ व्हील ड्रेसर तो आप जानते हैं। स्टार व्हील ड्रेसर, जिसे हम लोग कहते हैं हुन या हंटिंगटन व्हील ड्रेसर। स्टार व्हील ड्रेसर को हम लोग कहते हैं हंटिंगटन व्हील ड्रेसर। सेकेंड, डायमंड टूल व्हील ड्रेसर, और थर्ड एब्रेसिव स्टिक व्हील ड्रेसर। ओके, 3 टाइप ऑफ ड्रेसर हम लोग जनरली पढ़ते हैं। स्टार व्हील ड्रेसर, जिसे हम लोग हंटिंगटन टाइप ड्रेसर कहते हैं, डायमंड पॉइंट ड्रेसर और एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। ओके, तो देखिए, जब टूल एंड जनरल यूटिलिटी ग्राइंडर में आपको ट्रूइंग करना पड़ेगा और ड्रेसिंग करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कौन सा ड्रेसर यूज करना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एब्रेसिव स्टिक व्हील ड्रेसिंग टूल। तो एब्रेसिव स्टिक व्हील ड्रेसिंग टूल आपको यूज करना पड़ेगा। जब आपको लाइट ड्रेसिंग करना पड़ेगा, हल्का फुल्का जब आपको ड्रेसिंग करना है, तब हम लोग एब्रेसिव स्टिक ड्रेसिंग का यूज करते हैं, ड्रेसिंग टूल का यूज करते हैं। ओके, देखिए स्टार व्हील ड्रेसर जो है ना, इसमें 100 ऑफ स्टार शेप व्हील होता है, हंड्रेड्स ऑफ स्टार शेप व्हील होता है, जिसको एक स्पिंडल के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक तरफ हंड्रेड्स ऑफ स्टार व्हील्स रहता है और दूसरी तरफ उसके हैंडल होते हैं। ओके, तो इसको हम लोग कहां पर यूज करते हैं? इसको हम लोग पेडिस्टल ग्राइंडर में हम लोग यूज करते हैं। पेडिस्टल ग्राइंडर में हम लोग यूज करते हैं। देखिए, इससे प्रिसीजन ड्रेसिंग नहीं होता है। तो स्टार व्हील ड्रेसर हम लोग कहां पे यूज करते हैं? पेडिस्टल ग्राइंडर में हम लोग यूज करते हैं। पेडिस्टल
ग्राइंडर कौन सा होते हैं? पेडेस्टल ग्राइंडर वो होते हैं जिसे किसी बेस या पेडेस्टल पर फिट किया जाता है, जिसे किसी बेस या पेडेस्टल पर फिट किया जाता है और उसके बाद वो बेस आपके किसके साथ फास्टन किया जाता है? बेस को फास्टन किया जाता है फ्लोर के साथ। ठीक है, तो देखिए पेडेस्टल ग्राइंडर कैसा होता है, ये आपके ग्राइंडर है और इसके बेस होता है जिसे हम लोग पेडेस्टल कहते हैं, और एक किससे बांधा होते हैं? ये सरफेस के साथ फाउंडेशन बोल्ट से बांधा होते हैं। ये आपके पेडेस्टल ग्राइंडर है। तो पेडेस्टल ग्राइंडर में जब आपको ड्रेसिंग करना पड़ेगा तब आपके हंटिंगटन व्हील ड्रेसर यानी कि स्टार्ट व्हील ड्रेसर आपको यूज करना पड़ेगा। और जब आपको बेंच ग्राइंडर में ड्रेसिंग करना पड़ेगा तब आपको डायमंड पॉइंट ड्रेसर आपको यूज करना पड़ेगा या डायमंड टूल व्हील ड्रेसर आपको यूज करना पड़ेगा। बेंच ग्राइंडर कौन सा है? जो ग्राइंडर को बेंच या किसी टेबल पर फिट किया जाता है। ओके, और इसको सीधा देखो बेस, इसे बेस या पेडेस्टल कहता है और बेस या पेडेस्टल को हम लोग फ्लोर के साथ फास्टन करते हैं फाउंडेशन बोर्ड से। ओके, तो देखिए टूल एंड जनरल यूटिलिटी ग्राइंडर के जब आपको टूइंग और ड्रेसिंग करना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग एब्रेसिव स्टिक व्हील ड्रेसिंग टूल का यूज करेंगे। ओके, जब लाइट ड्रेसिंग का जरूरत होता है तब हम लोग एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर का यूज करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पिच ऑफ 3 स्टार थ्रेड इज इक्वल टू लीड डिवाइड बाय। देखिए इसमें बोला है 3 स्टार थ्रेड की पिच लीड के बराबर करने के लिए निम्नलिखित में से विभाजित करना होता है। आप जानते जब भी 3 स्टार थ्रेड का बात करते हैं, 3 स्टार थ्रेड, ओके, तो आप जानते हैं लीड का फॉर्मूला होता है लीड इज इक्वल टू पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। तो इसमें नंबर ऑफ स्टार्ट्स आपका 3 स्टार्ट्स है, तो पिच इक्वल टू आपको निकालना है। तो पिच इक्वल टू अगर आप लोग निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा लीड डिवाइड बाय 3। तो पिच ऑफ 3 स्टार थ्रेड इज इक्वल टू, पिच इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? लीड डिवाइडेड बाय आपका 3 हो जाएगा। लीड देखिए डिवाइड बाय आपका 3 हो रहा है, तो आपका 3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड आर सुटेबल फॉर लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल। देखिए मशीन टूल, जैसे आप लेद के बारे में जानते हैं, लेद आप मशीन बोलते हैं लेकिन इसे एक्चुअली मशीन टूल बोलते हैं। तो लेद मशीन में हम लोग लीड स्क्रू यूज करते हैं। तो लीड स्क्रू पर कौन सा थ्रेड कटे होते हैं? एक्मी थ्रेड कटे होते हैं। जब आपको लेद मशीन पर थ्रेड कटिंग करना होते हैं तब लीड स्क्रू को एंगेज करने के लिए हम लोग हाफ नट से एंगेज करते हैं। ठीक है, हाफ नट से हम लोग लीड स्क्रू को जब भी एंगेज करते हैं तब थ्रेड कटिंग मोड ऑन हो जाता है, उसके बाद हम लोग थ्रेड कट सकते हैं। तो देखिए एक्मी थ्रेड आपके आता है ट्रेपेजोइडल थ्रेड्स में। ट्रेपेजोइडल थ्रेड्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड के मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। ट्रेपेजोइडल थ्रेड हम लोग जनरली उसी जगह में यूज करते हैं जहां पे पावर ट्रांसमिशन हो रहा है और क्विक एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट की जरूरत है। पावर ट्रांसमिशन के दौरान जब आपको क्विक एंगेजमेंट करना है और क्विक डिसएंगेजमेंट करना है, जब क्विक एंगेज और क्विक डिसएंगेज करना है तब हम लोग ट्रेपेजोइडल थ्रेड का यूज करते हैं। और ट्रेपेजोइडल थ्रेड में आपके एक्मी थ्रेड आता है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, तो देखिए लेद मशीन टूल के लीड स्क्रू पर एक्मी थ्रेड होता है। एक्मी थ्रेड के एंगल कितना होता है? आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 29 डिग्री होता है। ये आपके ब्रिटिश में होता है, ब्रिटिश में आप लोग सब ब्रिटिश में याद रखते हैं और क्वेश्चन में आपको ब्रिटिश में पूछा जाता है। जब आपको मैट्रिक में पूछा जाएगा मैट्रिक एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी एक्मी थ्रेड का डेप्थ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डेप्थ इज इक्वल टू होता है 0.5 इंटू पिच प्लस
0.25 मिलीमीटर। कुछ कुछ जगह में ऐसा दिया रहता है पिच बाई 2 प्लस 0.25 मिलीमीटर, आपके सेम है। ओके, ये सब चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेड ऑफ हेक्सो ब्लेड फॉर कटिंग सॉफ्ट मेटल्स लाइक ब्रास एंड कॉपर इज। नहीं, हेक्सा ब्लेड का ग्रेड जिसका इस्तेमाल नरम मेटेरियल जैसे पीतल तांबे को काटने के लिए किया जाता है वो है। तो देखिए, हेक्सो के पिच का अलग अलग ग्रेड होता है। जैसे आपके कोर्स ग्रेड होते हैं, मीडियम और फाइन ग्रेड होते हैं। ओके, कोर्स में पिच होता है 1.8 मिलीमीटर, मीडियम में होता है 1.4 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर, और फाइन पिच 0.8 मिलीमीटर। ओके, जब आपको सॉफ्ट मेटल जैसे ब्रास, कॉपर, इसके बाद कास्ट आयरन, ये सब चीज आपको काटना होता है, तो तब हम लोग पिच कितना रखते हैं? हेक्सो ब्लेड का पिच 1.8 मिलीमीटर रखते हैं, 1.8 मिलीमीटर रखते हैं। जब भी हम लोग हेक्सो से सॉफ्ट मटेरियल का कटिंग करेंगे तब पिच हम लोग कोर्स रखेंगे, 1.8 मिलीमीटर रखेंगे। ओके, फिर देखिए, जब आपको टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के कटिंग करना है हेक्सो ब्लेड से, तो तब ब्लेड के पिच आप लोगों को 1.4 मिलीमीटर रखना है। ओके, फिर देखिए, जब आपको सोचिए आयरन पाइप, फिर ब्रास ट्यूबिंग आपको काटना है, आयरन पाइप, ब्रास ट्यूबिंग, ये सब, जब उसके बाद एंगल आयरन, तो ये सब जब आपको कटिंग करना है तो हेक्सो ब्लेड का पिच 1.0 मिलीमीटर आपको रखना है। उसके बाद जब आपको पतली थीन एंड अदर जैसे ट्यूबिंग होते हैं, तो उसको जब आपको काटना है, या सीट मेटल जब आपको काटना है, तो तब 0.8 मिलीमीटर हेक्सो ब्लेड के पिच आपको रखना है। ओके, कभी कभी आपको पूछा जाता है हार्ड मटेरियल्स को काटने के लिए हेक्सो ब्लेड का पिच कितना होना चाहिए? हार्ड मटेरियल के लिए आपके पिच फाइन होगा 0.8 मिलीमीटर, और जब भी आपके सॉफ्ट मटेरियल होगा तो पिच आपके कोर्स होगा 1.8 मिलीमीटर। ओके, तो देखिए, इसमें आप लोग सॉलिड ब्रास, उसके बाद कॉपर आप लोग काट रहे हैं, सॉफ्ट मेटल है, तो उसमें 1.8 मिलीमीटर पिच है। इसमें थीन ट्यूबिंग, इसके बाद सीट मेटल जब आप काट रहे हैं तो फाइन पिच आपका होना चाहिए। तो एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सॉफ्ट मेटेरियल जैसे ब्रास, कॉपर को काटना है तो आपको हेक्सो ब्लेड के कौन सा ग्रेड यूज करना है? तो कोर्स ग्रेड आपको यूज करना है। सॉफ्ट मटेरियल के लिए कोर्स ग्रेड हेक्सो ब्लेड, और हार्ड मटेरियल के लिए आपको फाइन ग्रेड हेक्सो ब्लेड यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेन एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर। स्टेनलेस स्टील के मुख्य उपादान कौन सा है? देखिए, स्टेनलेस स्टील जैसे आप टंगस्टेन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सबके नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो स्टेनलेस स्टील नाम के पीछे क्या कारण है? जिस स्टील में स्टेन नहीं होते हैं, स्टेन यानी कि जंग, तो जिस स्टील पर जंग नहीं लगते हैं उसे हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। ओके, तो स्टेनलेस स्टील के मुख्य उपादान कौन सा है? तो क्रोमियम एंड निकेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें काफी सारा उपादान होते हैं, लेकिन क्रोमियम और निकेल की मात्रा ज्यादा होता है। देखिए, स्टेनलेस स्टील के अलग अलग प्रोपोर्शन होता है क्रोमियम और निकेल का, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड होता है वो आपके 18:8 प्रोपोर्शन यूज होता है। 18 आपके क्रोमियम रहता है और 8 आपका निकेल रहता है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following sheet size gauge number indicate the thinnest sheet size? देखिए, SWG स्टैंडर्ड
वायर गेज। देखिए स्टैंडर्ड वायर गेज से हम लोग किसी भी वायर का डायमीटर चेक कर सकते हैं एंड शीट थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। शीट थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, किसी भी वायर का डायमीटर चेक कर सकते हो, शीट थिकनेस चेक कर सकते हैं। SWG एक सर्कुलर डिस्क होता है जिसमें काफी सारा आपके होल्स होते हैं, काफी सारा आपके होल्स होता है। ओके, इसमें टोटल कितना होल्स होता है? टोटल 37 होल्स होता है और होल के नंबर के रेंज क्या होता है? 0 to 36। 0 से अगर आप लोग 36 कैलकुलेट करते तो टोटल आपके 37 होता है। तो इसमें देखिए इस सर्कुलर डिस्क में टोटल 37 होल्स होता है और इसमें जो 0 होता है, जो सबसे बड़ा होल होता है उसका नंबर होता है 0 और जो सबसे छोटा होल होता है उसका नंबर होता है 36। तो जब देखिए 0 से आप लोग किसी भी वायर का डायमीटर चेक कर रहे हैं, मतलब क्या है? मैक्सिमम डायमीटर आप लोग SWG से चेक कर पा रहे हैं। और जब आप लोग 36 नंबर होल से जब आप लोग चेक कर रहे किसी भी वायर का या शीट का थिकनेस जब आप चेक कर रहे, मतलब सबसे छोटा माप आप लोग इससे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना आगे आप लोग बढ़ेंगे 0 से, जितना आप लोग 36 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो होल के साइज उतना कम होते जाएगा। होल का साइज जितना कम होते जाएगा वायर का डायमीटर भी उतना कम हो चेक कर पाएगा। शीट का थिकनेस भी आपकी धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से गेज नंबर कौन सा है? 0 to 36। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गेज नंबर थिनेस्ट शीट को इंडिकेट कर रहा है? पतली शीट को इंडिकेट कर रहा है, मतलब 36 की तरफ जितना आगे होगा वो उतना ज्यादा थिन होगा और 0 की तरफ जितना आएगा वो उतना ज्यादा थिक होगा। तो देखिए 15 है गेज नंबर, 10 और 8। तो देखिए 15, 10, 8 और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव। तो देखिए 15 सबसे बड़ा नंबर है, मतलब देखिए उससे आगे क्या 10, उससे आगे 8 है। तो 15 आपके नंबर गेज नंबर हो सकता है, लेकिन ये आपके थिनेस्ट शीट नंबर है। जितना और आगे जाएगा, अगर ऑप्शन डी में 20 रहता है तो 20 और आपके आगे 36 की तरफ जा रहा है, मतलब क्या है? ये और ज्यादा पतली या थिनेस्ट शीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपके 15 गेज नंबर 15 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच इज नॉट द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। निम्नलिखित में से ट्राई स्क्वायर का कौन सा उपयोग नहीं है? देखिए मेजरिंग राइट एंगल, राइट एंगल मेजर करना ट्राई स्क्वायर का काम नहीं होता है। ट्राई स्क्वायर मेजर नहीं करता, राइट एंगल चेक करता है। ओके, राइट एंगल में किसी भी वर्कपीस को हम लोग सेट कर सकते हैं ट्राई स्क्वायर के मदद से, लेकिन मेजर कभी नहीं करता। ओके, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यही बोला एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग नहीं है, तो 90 डिग्री मापना ये ट्राई स्क्वायर का उपयोग नहीं है। बाकी देखिए स्क्वायरनेस चेक कर सकता है, मार्किंग स्ट्रेट लाइन एट 90 डिग्री अगेंस्ट एज, किसी भी देखिए एज के 90 डिग्री में वो लाइन मार्क कर सकते हैं। सेटिंग वर्कपीस एट 90 डिग्री, वर्कपीस को 90 डिग्री में सेट भी कर सकते हैं, लेकिन मापना का भी काम नहीं होता है ट्राई स्क्वायर का। ट्राई स्क्वायर क्या अगर एक्यूरेसी आपको पूछा जाए, इसके एक्यूरेसी होता है 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ। ओके, ट्राई स्क्वायर किससे बने होते हैं? हार्डेंड स्टील से बने होते हैं, हार्डेंड स्टील। ट्राई स्क्वायर का लेंथ हम लोग कैसे मापते हैं? लेंथ ऑफ द ब्लेड। ट्राई स्क्वायर का दो मेन पार्ट होता है, ब्लेड एंड स्टॉक। ठीक है, तो ब्लेड के लंबाई से ट्राई स्क्वायर का लेंथ हम लोग मापते हैं। ट्राई स्क्वायर का साइज क्या क्या होता है? 100 मिलीमीटर होता है, 150 मिलीमीटर होता है और 200 मिलीमीटर तक होता है। इससे भी ज्यादा आपके होता है, लेकिन ये साइजेस मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। ओके, क्लियर? क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट इज मेजर्ड बाय, मेटिंग पार्ट्स के बीच की क्लियरेंस किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसी भी दो मिलने वाला पार्ट्स है उसके बीच में जो गैप होते हैं, इस गैप को चेक करने के लिए हम लोग
या मापने के लिए किस गेज का यूज करते हैं? फीलर गेज का यूज करते हैं। एक्चुअली हम लोग चेक करते हैं फीलर गेज से। ओके, तो देखिए फीलर गेज ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एक क्वेश्चन काफी फेमस है। फीलर गेज के ब्लेड की लंबाई कितना होता है? 100 मिलीमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा, इसरो में एक बार पूछा, DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में एक बार आपको यही सेम क्वेश्चन पूछा था। ओके, देखिए जब आपको बोला जाता है बियरिंग के क्लियरेंस आपको चेक करना है तो किससे हम लोग करेंगे? तब आपके राइट आंसर होगा फीलर गेज। ओके, फीलर गेज को हम लोग फीलर गेज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में रहता है थिकनेस गेज, क्लियरेंस गेज, क्योंकि इसमें आपको बोला क्लियरेंस बिटवीन मीटिंग पार्ट इज मेजर्ड बाय, दो मिलने वाला भागों के बीच के क्लियरेंस को मापने के लिए या चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज होता है। तो इस हिसाब से आप लोग क्लियरेंस गेज ऑप्शन जब भी देखेंगे तो उसको राइट आंसर करेंगे। लेकिन देखिए फीलर गेज का दूसरा नाम है थिकनेस गेज, क्लियरेंस गेज नहीं है, क्लियरेंस गेज गलत आंसर है, तो इसका दूसरा नाम है थिकनेस गेज, थिकनेस गेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फिक्सर इज ए प्रोडक्शन डिवाइस व्हिच, फिक्सर एक उत्पादन उपकरण है जो, देखिए फिक्सर और जिग हम लोग मास प्रोडक्शन के टाइम यूज करते हैं। मास प्रोडक्शन के टाइम आप शुरुआत में जानते हैं काफी ज्यादा आपको इनिशियल कॉस्ट लगता है, तो फिक्सर से हम लोग क्या कर सकते, वर्कपीस को होल्ड कर सकते हैं और लोकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड्स एंड लोकेट द वर्कपीस, ये फिक्सर का काम होता है। और जिग का और एक एक्स्ट्रा काम होता है, टूल को इसके साथ साथ गाइड भी करता है, मतलब वर्कपीस को होल्ड भी करता है, लोकेट भी करता है, साथ साथ टूल को भी गाइड करता है, कटिंग टूल को गाइड करता है। लेकिन आपको जिग नहीं पूछे, इसमें फिक्सर पूछे, तो फिक्सर का सिर्फ काम होता है वर्कपीस को होल्ड करना और सही लोकेशन पर लोकेट करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ग्रुव एंगल ऑफ वी ब्लॉक इज, वी ब्लॉक में हम लोग सिलिंड्रिकल वर्कपीस को इसमें अड़क कर मार्किंग कर सकते हैं। तो वी ब्लॉक में जो वी सेक्शन है, वी ग्रुव का एंगल होता है 90 डिग्री। वी ब्लॉक में सिलिंड्रिकल जॉब को जब भी हम लोग रख के मार्किंग करते हैं या मैशिंग करते हैं तो हम लोग इसमें कौन सा गेज और यूज करते, कौन सा क्लैंप यूज करते हैं? वी ब्लॉक के साथ सिलिंड्रिकल वर्कपीस को फर्मली होल्ड करने के लिए, दृढ़ रूप से पकड़ने के लिए हम लोग इसमें यू क्लैंप का यूज करते हैं, यू क्लैंप का यूज करते हैं। ओके, देखिए वी ब्लॉक आपके दो ग्रेड में अवेलेबल होते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड बी आपके ग्रेड ए आपका प्रिसिशन होता है, जो हाई क्वालिटी स्टील से बने होते हैं, जिसके लंबाई होते हैं या लेंथ होते हैं या आप साइज भी बोल सकते हैं 100 मिलीमीटर। और ग्रेड बी जो हम लोग वर्कशॉप में जनरली यूज करते हैं, इसके लंबाई होते हैं या साइज होता है 300 मिलीमीटर। और ये अपग्रेड भी वी ब्लॉक बने होते हैं क्लोजली ग्रेड कास्ट आयरन से, क्लोजली ग्रेड कास्ट आयरन से बने होते हैं। ओके, प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग स्लिप गेजेस इज ऑल्सो नोन एज, स्लिप गेज को जोड़ने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? देखिए स्लिप गेज किसने आविष्कार किया था? एक स्वीडिश इंजीनियर, मतलब स्वीडन के एक इंजीनियर, नाम था कार्ल एडवर्ड जॉनसन। ठीक है, इसने आविष्कार किया था। और ये स्लिप गेज आपके हार्डेंड गेज ब्लॉक होता है। ओके, कभी कभी इसे हम लोग स्लिप गेज की जगह गेज ब्लॉक भी कहते हैं, दोनों आपके सेम है। तो देखिए स्वीडिश इंजीनियर कार्ल एडवर्ड जॉनसन ने आविष्कार किया था, इसीलिए हम लोग इसे जॉनसन गेज भी कहते हैं, जॉनसन गेज ब्लॉक भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो स्लिप गेज किससे बने होते हैं? ये आपके हार्डेंड ब्लॉक होते हैं, ये आपके हाई क्वालिटी स्टील, हाई ग्रेड स्टील से बने होते हैं, जिसके थर्मल एक्सपेंशन लो होता है, काफी कम होता है, मतलब हीट मिलने पर काफी कम वो एक्सपेंस होता है। ओके, एक्सपेंस मतलब क्या है? प्रसार होना। ओके, क्लियर। और स्लिप गेज पर
उसके सरफेस को प्रॉपर्ली फ्लैट बनाया जाता है और लैपिंग किया जाता है। लैपिंग करने के बाद उसके सरफेस इतना चमकीला होता है, उस और सरफेस इतना परफेक्ट होता है, 2 स्लिप गेज को लेके जब भी हम लोग रगड़ देते हैं, एक स्लिप गेज का ऊपर दूसरा स्लिप गेज को रख के जब भी रगड़ देते हैं तो वो आपके मैग्नेट का तरह अट्रैक्ट हो जाता है। तो एक स्लिप गेज के ऊपर दूसरा स्लिप गेज ज्वाइन हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिंगिंग प्रोसेस। तो 2 स्लिप गेज को हम लोग ऐसे रगड़ कर जो ज्वाइन कर देते हैं, इसे हम लोग रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रिंगिंग प्रोसेस है जब भी हम लोग स्लिप गेज को बिल्डअप करते हैं, स्लिप गेज को एक के ऊपर दूसरे को तीसरे को ऐसे रखना होता है। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, तो जो सबसे बड़ा ब्लॉक होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, उसके बाद उससे छोटा जो है उसके ऊपर रखते हैं, फिर उससे छोटा जो है उसके ऊपर रखते हैं। जो छोटा साइज एकदम टॉप में आपके रहेगा हमेशा। ओके, तो आपको जब तक जरूरत है, जितना ब्लॉक लगाने का जरूरत है, ऊपर में हमेशा सबसे छोटा ब्लॉक आपको जो है रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए ये जितना भी थ्योरी क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं ना, तो अगर आपके थ्योरी पोर्शन क्लियर है, बहुत अच्छा से अगर आप थ्योरी पढ़े हैं, थ्योरी के बारे में आपके नॉलेज है, तो आप इन सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए देखिए थ्योरी आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी को प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं, एक बार आप थ्योरी अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इस सब क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप में आप लोग जाके किसी भी कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे अच्छा होगा अगर आप इसरो के कोर्स में ज्वाइन होंगे, तो उसमें देखिएगा आपको वैलिडिटी भी 1 साल आपको मिल जाएगा और उसमें आपको हर एक चैप्टर के थ्योरी डिटेल में समझाया गया है। चाहे किसी भी चैप्टर बोल लीजिए, लिमिट फिट टॉलरेंस बोल लीजिए, बियरिंग बोल लीजिए, आपके पावर ट्रांसमिशन के हर एक चीज, हर एक कपलिंग, क्लच, आपके बेल्ट, पुली, सब कुछ के बारे में डिटेल में आपके डिस्कस किया हुआ। थ्योरी अगर आप लोग कंप्लीटली पढ़ लेंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो देखिए जो भी स्टूडेंट अभी आज का क्लास देख रहे हैं, आपके पास अभी भी टाइम है, तो टाइम लेके आप लोग जरूर थ्योरी में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आज तक आप लोग कहीं से भी कोर्स ले लिए, उसके जैसा कोर्स आपका नहीं होगा। क्योंकि थ्योरी में जितना एफर्ट देकर मैंने आपको हर एक चैप्टर में समझाया हूँ, वो किसी भी जगह में आप कोर्स लेके इतना दिन में पढ़ लिया है, उतना अच्छे कोर्स आपको कभी भी कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हर एक कंटेंट में उतना ज्यादा एफर्ट देकर मैं बनाया हूँ। ओके, तो देखिए ये जो रगर के स्लिप गेज को ज्वाइन करने का प्रोसेस होता है, इसे हम लोग कहते हैं रिंगिंग प्रोसेस। माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, इसे हम लोग स्क्रू गेज भी कहते हैं, इसे हम लोग स्क्रू गेज भी कहते हैं। किस सिद्धांत पर काम करते हैं? नट एंड बोल्ट सिद्धांत पर काम करते हैं। कभी कभी ऑप्शन में रहता है लीड एंड पिच प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो ये अगर ऑप्शन में जब नहीं रहेगा तो लीड एंड पिच प्रिंसिपल आपका तब राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर लिस्ट काउंट होता है। ओके, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और माइक्रोमीटर के देखिए, जैसे माइक्रोमीटर किससे बने होते हैं? ड्रॉप फोर्ड स्टील से बने होते हैं या मैलेबल कास्ट आयरन का बने होते हैं। अब जानते हैं इसके एनविल जो पोर्शन होता है, एक मेजरिंग फेस है। एनविल आपके बने होते हैं इनवर्ड स्टील से, लेकिन एनविल के जो मेजरिंग फेस होता है वो आपके बने होते हैं टंगस्टन कार्बाइड के। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑन ए लेथ टू गिव डेप्थ ऑफ काट? निम्नलिखित में से क्या खरद मशीन पर काट की गहराई देने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए लेथ मशीन पर जब आपको डेप्थ ऑफ काट देना पड़ेगा, ये आपकी लेथ मशीन हम चला रहे हैं, डेप्थ ऑफ काट जब देना पड़ेगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको क्रॉस स्लाइड, टॉप स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड या नन ऑफ द अबव। तो आपको क्रॉस स्लाइड घुमाना पड़ेगा। क्रॉस स्लाइड आप लोग क्लॉकवाइज घुमाकर डेप्थ दे सकते हैं। ओके, जब आपको प्लेन टर्निंग करना पड़ेगा, प्लेन टर्निंग करने के लिए आपको ये जो टॉप स्लाइड, आपको तब कैरेज व्हील आपको घुमाना पड़ेगा प्लेन स्लाइड करने के, प्लेन टर्निंग आपको करने के लिए। ठीक है, और जब आपको टेपर कटना होगा, जब आपको टेपर कटिंग करना है, तब आपको कंपाउंड स्लाइड, आपको स्लाइड व्हील आपको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया।
देखिए एक चीज आपको याद रखना है, हम लोग क्रॉस स्लाइड से जितना डेप्थ देते हैं उसका 2 गुना डायमीटर कम होता है। अगर हम लोग डेप्थ 2 मिलीमीटर देते हैं तो डायमीटर कितना घटेगा, सोचिए वर्कपीस का डायमीटर था 20 मिलीमीटर, हम लोग डेप्थ दे दिए 2 मिलीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 मिलीमीटर डेप्थ देने के बाद तो ये आपके 2 गुना डायमीटर कम हो जाता है, तो 4 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 16 मिलीमीटर आपका हो जाएगा। जितना डेप्थ देंगे उससे 2 गुना मटेरियल रिमूव होता है। ओके, देखिए नेम द स्पैनर व्हिच इज हेक्सागोनल इन क्रॉस सेक्शन एंड एंड इज बेंट एट 90 डिग्री। स्पैनर का नाम बताए जिसका आकार षटकोणीय होते हैं और सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होते हैं। देखिए वो कौन सा टाइप ऑफ स्पैनर है जिसका क्रॉस सेक्शन हेक्सागोनल होता है और उसके एंड पोर्ट से 90 डिग्री में बेंड होता है। ये आपका होता है एलन की जिसने भी देखा आप जानते हैं, एलन बोल्ट को खोलने के लिए यूज होता है और ये एलन की आपके हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन में अवेलेबल होता है और इसके एंड पोर्ट से 90 डिग्री में बेंड होता है। क्लियर? ओके। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं पेड क्लास में जैसे जिस तरह से मेहनत देकर आप लोग के लिए पढ़ाता हूँ, यूट्यूब में भी उतना ही मेहनत देके आज तक पढ़ाकर आ रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप लोग कमेंट लिखने से मेरा मोटिवेशन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, प्लग गेज व्हिच हैज गो एंड नो गो साइजेस ऑन द सेम एंड इज आल्सो नोन एज। प्लग गेज जिसके गो और नो गो साइज एक ही छोर पर होते हैं या एक ही सिरे पर होते हैं, उस गेज का नाम क्या है? जिस प्लग गेज के एक ही सिरे पर गो और नो गो एंड होता है, इस गेज का नाम है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपके गो और नो गो एंड एक ही तरफ है, तो कौन सा गो एंड है कौन सा नो गो एंड है वो आपको कैसे पता चलेगा? इसीलिए गो एंड को हमेशा लंबा रखा जाता है नो गो एंड की तुलना में। गो एंड को हमेशा लंबा रखा जाता है नो गो एंड की तुलना में। ओके, प्लग गेज की गो एंड हमेशा मिनिमम साइज को चेक करता है और नो गो एंड हमेशा मैक्सिमम साइज को चेक करता है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? देखिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है। एक क्लियरेंस फिट ऑलवेज प्रोवाइड इंटरफेरेंस। एक क्लियरेंस फिट कैसे इंटरफेरेंस प्रोवाइड कर सकता है? ये आपका गलत है। एक क्लियरेंस फिट हमेशा आपके क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा। एंड इंटरफेरेंस फिट ऑलवेज प्रोवाइड इंटरफेरेंस। एक इंटरफेरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस प्रोवाइड करेगा, क्लियरेंस कभी नहीं प्रोवाइड करेगा। एंड इंटरफेरेंस फिट में समटाइम प्रोवाइड क्लियरेंस एंड समटाइम इंटरफेरेंस। एक इंटरफेरेंस फिट कभी क्लियरेंस प्रोवाइड करता है, कभी इंटरफेरेंस प्रोवाइड करता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ए ट्रांजिशन फिट में समटाइम प्रोवाइड क्लियरेंस समटाइम इंटरफेरेंस। एक ट्रांजिशन फिट कभी कभी क्लियरेंस दिखाता है, कभी इंटरफेरेंस दिखाता है, तो ये आपके चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियरेंस फिट हमेशा क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा, इंटरफेरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस प्रोवाइड करेगा और ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस दिखाएगा तो कभी इंटरफेरेंस दिखाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिमिट फिट टॉलरेंस है बाबू, बहुत अच्छा से पढ़ना है नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट फास्टनर। देखिए इसमें आपके 3 टाइप ऑफ फास्टनर होता है, परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्पोररी फास्टनर। तो परमानेंट फास्टनर जिसको आप एक बार फास्टन करने के बाद कभी खोल नहीं सकते हैं। जैसे कोई भी पार्ट सोचिए, ऐसे पार्ट था वो आपके 2 टुकड़ा हो गया, तो आप वेल्डिंग करके अगर आप लोग जोड़ देते हैं ना, प्रॉपर अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो ये जो जोड़ा हुआ पार्ट है ना, इसके स्ट्रेंथ इसके बेस मेटल से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। जहां पे हम लोग जोड़े हैं तो इसके स्ट्रेंथ बेस मेटल के मतलब बाकी पार्ट की तुलना में भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसको आप कभी भी खोल नहीं सकते हैं। ओके, तो परमानेंट फास्टनर वही होता है। तो ऑप्शन में है वेल्डिंग, सोल्डरिंग, नट बोल्ट।
तो ये आपका वेल्डिंग परमानेंट जॉइंट है। जहां पे वेल्डिंग की जगह रिवेटिंग रहेगा, रिवेटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर अगर ऑप्शन में रिवेटिंग वेल्डिंग दोनों रहता तब आपके वेल्डिंग सबसे पहला ऑप्शन होगा। वेल्डिंग सबसे परमानेंट जॉइंट है या परमानेंट फास्टनर है। ओके, अगर वेल्डिंग की जगह रिवेटिंग रहता तब आपका रिवेटिंग परमानेंट फास्टनर है। ओके, जब दोनों वेल्डिंग रिवेटिंग रह जाएगा तो रिवेटिंग आपके सेमी परमानेंट में आ जाएगा। ओके, ये आपको मैं ट्रिक्स सिखा दे रहा हूं, कभी कभी आप लोग मिस्टेक कर लेते हैं। देखिए, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग ये आपके सेमी परमानेंट फास्टनर होता है। नाट बोल्ट जिसको हम लोग कभी भी खोल सकते हैं, ये आपके टेम्पोररी फास्टनर होता है। क्लियर। व्हिच नट इज यूज्ड इन स्प्लिट पिन लॉकिंग? किस नाट के साथ स्प्लिट पिन यूज किया जाता है? देखिए, स्लॉटेड नाट, कैसल नाट, इन दोनों नाट के साथ स्प्लिट पिन यूज किया जाता है। स्लॉटेड नाट और कैसल नाट में डिफरेंस क्या है? स्लॉटेड नाट आपके हेक्सागोनल होता है और इसमें ग्रूव्स कटे होते हैं, और कैसल नाट के दो पार्ट होते हैं, एक बॉटम पार्ट, एक टॉप पार्ट। बॉटम पार्ट इसमें हेक्सागोनल होते हैं और टॉप पार्ट सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल पोर्शन में स्लॉट कटे होते हैं, यानी कि ग्रूव कटे होते हैं, और इन्हीं ग्रूव में स्प्लिट पिन को डाला जाता है। क्लियर हो गया? स्लॉटेड नट और कैसल नट में इतने डिफरेंस होते हैं। कैसल नट में दो पार्ट होता है, टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट इसमें हेक्सागोनल शेप के होते हैं और टॉप पार्ट सिलिंड्रिकल शेप में होता है, जिसमें स्लॉट यानी कि ग्रूव कटे होते हैं। और स्लॉटेड नट हेक्सागोनल शेप में होते हैं और इसमें ग्रूव कटे होते हैं, और इन्हीं ग्रूव्स में स्प्लिट पिन को डाला जाता है। ओके, तो देखिए ऑप्शन का हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैसल नट। क्लियर? तो कैसल नट में स्प्लिट पिन लॉकिंग हम लोग करते हैं, यानी कि स्प्लिट पिन से कैसल नट को लॉक करते हैं। पर्पस ऑफ टेम्परिंग इज, देखिए टेम्परिंग का उद्देश्य क्या होता है? आप जानते हैं हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। हार्डनिंग के बाद हम लोग टेम्परिंग करते हैं। जब किसी भी मटेरियल आपके ज्यादा हार्ड हो जाता है, वो ज्यादातर पर्पस के लिए यूज करने का लायक नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा हार्डन होने का साथ साथ उसके ब्रिटलनेस भी बढ़ जाता है। तो इतना ज्यादा हार्डनेस लेके हम लोग उसको कहीं सही जगह में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इतना हार्डनेस हमें नहीं चाहिए। हार्डनेस को कम करने के लिए और ब्रिटलनेस को, हार्डनेस जब भी कम होगा आपके ब्रिटलनेस कम होगा, तो हार्डनेस को कम करने के लिए और उसके अंदर टफनेस को डालने के लिए हम लोग टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। अगर फाइल की बात करें, फाइल हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। फाइल आपके हार्डन भी होता है, साथ साथ टेम्पर्ड भी होता है, यानी कि हार्डनिंग करने के बाद हम लोग टेम्परिंग करते हैं। तो हार्डनिंग करने के बाद उसमें हार्डनेस बढ़ जाता है, यानी कि ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। तो फाइल अगर आपके हाथ से गिर जाता है तो वो आपके टूट सकता है। इसीलिए हम लोग हार्डनिंग करने के बाद उसको टेम्परिंग कर देते हैं। तो टेम्परिंग करने से होता है क्या, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्रिटलनेस था, ब्रिटलनेस को हम लोग कम करके उसमें हम लोग टफनेस को डाल देते हैं। तो ये आपके टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं। और टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं? जो भी आपके हार्डन स्टील है उसको दोबारा हम लोग 400 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर हम लोग हीट करते हैं, फिर हम लोग ठंडा करके टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, तो टेम्परिंग करने का उद्देश्य होता है उसमें टफनेस को बढ़ाया जा सके, टू इंक्रीज द टफनेस, यानी कि टफनेस बढ़ाने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। अगर ऑप्शन में दिया जाता है ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, तो ब्रिटलनेस को कम करना तब राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में रहे ब्रिटलनेस को कम करना, टफनेस को डालना, तो टफनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग राइट आंसर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील इज। देखिए इस पेपर में जो 50 क्वेश्चन पूछा है ना, 47 से 48 क्वेश्चन अगर किसी ने भी अच्छा से पढ़ के गए हैं वो कर सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन आप लोग मिस्टेक कर सकेंगे, बाकी तो सब इजी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। CSIR के जितना भी यूनिट में टेक्निकल पेपर होता है, आसान पेपर ही होता है। तो देखिए माइल्ड स्टील में कितना कार्बन होता है? देखिए लो कार्बन स्टील, इसे हम लोग माइल्ड स्टील कहते हैं। एक आपका होता है मीडियम कार्बन स्टील और एक होता है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, लो कार्बन स्टील का रेंज होता है 0.15 से 0.3% तक।
इधर आपके होता है 0.3 से 0.75% तक। हाई कार्बन स्टील में होता है 0.75% से 1.5% तक। ओके, देखिए ये आपके माइल्ड स्टील यानी कि लो कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील से ऊपर और एक होता है डेड माइल्ड स्टील, मतलब इतनी इसमें कार्बन की मात्रा और कम होता है। कितने होता है? 0.05 से 0.15% तक। ओके, तो माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो 0.15 से 0.3 के बीच में जो आपके आएगा। तो देखिए उसके बीच में आपके आ रहा है 0.25, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कम होता है, इसीलिए नरम होता है। जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा वो हार्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 27, टैब वॉशर्स आर यूज्ड फॉर। ठीक है, टैब वॉशर किस लिए यूज किया जाता है? तो देखिए टैब वॉशर हम लोग यूज करते हैं मेनली लॉकिंग द नाट, नाट को लॉक करने के लिए। ओके, तो देखिए ये आपके टैब वॉशर है। ये एग्जाम में फिगर नहीं था, मैं फिगर आप लोग के लिए लेकर आया हूं। ये टैब वॉशर है और सोचिए इसमें देखिए जैसे ये टैब आपके वॉशर है, ठीक है। तो फिर इसमें आप नाट दिए हैं, नाट लगाया है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, टैब वॉशर का वहां पर यूज करते हैं जहां पे वर्कपीस के एज या कॉर्नर पोर्शन है, जहां पे हम लोग इस टैब वॉशर के ये जो पोर्शन होता है ना, ये जो लंबा वाला पोर्शन होता है, इसको हम लोग बेंड कर सकते हैं वर्कपीस के। सोचिए ये आपके वर्कपीस, देखिए ये आपके वर्कपीस है, ठीक है। तो ये वर्कपीस के कॉर्नर में ये जो कॉर्नर है या एज है, उधर हम लोग बेंड कर देते हैं, इस वाला चीज को बेंड कर देते हैं, और इस वाला चीज को भी हम लोग देखो ऊपर बेंड कर दिए है, और फिर ये जो आपके नाट होगा ना, नाट लॉक हो जाएगा। तो वर्कपीस में जहां पे कॉर्नर या एज रहता है, उधर हम लोग ये वाला पोर्शन को, ये टेल वाला पोर्शन को हम लोग बेंड कर देते हैं, और इसको भी हम लोग बेंड कर देते हैं। बेंड करके हम लोग मेन टारगेट क्या होता है, क्योंकि इसको भी ऐसे हम लोग बेंड कर दे, इसको ऐसे बेंड कर दे, तो नाट को हम लोग लॉक करते हैं। तो टैब वॉशर का काम होता है नाट को लॉक करना, किसी वर्कपीस के जहाँ पे एज या कॉर्नर है वहां पर टैब वॉशर को बेंड करके। तो किसी भी वर्कपीस में जहाँ पे उसके कॉर्नर या एज है, तो उधर पर हम लोग टैब वॉशर को बेंड करके नाट को लॉक कर सकते हैं। क्लियर? अगर स्प्रिंग वॉशर के बात करें तो जहां पे भी देखो चांसेस होता है वाइब्रेशन होने का कारण नाट लूज होने का, वहीं पर हम लोग स्प्रिंग वॉशर यूज करते हैं। क्लियर? 28 नंबर क्वेश्चन, बेंच वाइस हैज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थ्रेड। बेंच वाइस में किस टाइप ऑफ थ्रेड होता है? पहले देखो बेंच वाइस को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो मूवेबल जॉ है फिक्स्ड जॉ के पैरेलल ओपन होते हैं। बेंच वाइस को हम लोग इंजीनियर्स वाइस भी कहते हैं। बेंच वाइस का साइज हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं? विड्थ ऑफ जॉ, यानी कि जबड़े के चौड़ाई से हम लोग इसका साइज लेते हैं। ओके, बेंच वाइस में कौन सा थ्रेड होता है? इसमें स्क्वायर थ्रेड होता है, इसमें स्क्वायर थ्रेड होता है। स्क्वायर थ्रेड इसमें देखिए, इसमें आपका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। देखो अब बेंच वाइस की अगर आप बात करते हैं बॉक्स नट की, बेंच वाइस में कौन सा थ्रेड बोला है? ठीक है, तो इसमें हमने बोला स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्वायर थ्रेड कहां पर होता है? बॉक्स नट में स्क्वायर थ्रेड होता है। बॉक्स नट किससे बने होते? फॉस्फोरस ब्रोंज से बने होते, फॉस्फोरस ब्रोंज से बने होते। ओके, बेंच वाइस किससे बने होते? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बने होते हैं। क्लियर? ओके, बेंच वाइस के जो बॉक्स नट होता है उसमें स्क्वायर थ्रेड होता है। नेक्स्ट देखो 29 नंबर क्वेश्चन, ए जॉब इज टू बी मेड यूजिंग द चीजल, फाइल एंड स्क्रैपर, इन व्हिच सीक्वेंस द टूल्स विल बी यूज्ड। एक जॉब को छेनी, फाइल और स्क्रैपर का उपयोग करके बनाया जाता है, तो किस क्रम में उपकरण को उपयोग किया जाना चाहिए? देखिए किसी भी वर्कपीस को बनाने के लिए आपको बताया जा रहा है, इसमें आपके कौन सा इक्विपमेंट है? चीजल, फाइल एंड स्क्रैपर। तो आपको कैसे यूज करना है? सबसे पहले आपको यूज करना है चीजल। चीजल से पहले आप मेटेरियल को काट लीजिए, फिर उसमें आप फाइलिंग कीजिए, फाइल जब हो जाएगा उसके बाद आपको स्क्रैपर यूज करना है। तो ये आपके जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपके क्रम ठीक है। ये जो सीक्वेंस है, चीजल, उसके बाद फाइल आपको यूज करना है, फिर आपको स्क्रैपर से जहां पे भी आपको हाई स्पॉट दिखेगा उसको फिनिश करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30,
टोटल 50 क्वेश्चन आज का क्लास में कंप्लीट करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। Which taper is used on spindle nose of the lathe headstock? Lathe headstock, lathe tailstock। lathe मशीन में जब भी बात करेगा इसमें मोड स्टेपर होता है। मोड स्टेपर आपके सेल्फ होल्डिंग टेपर है, अपने आप होल्ड करने वाला टेपर। इसका इंक्लूडेड एंगल होता है 3 डिग्री। इसका इंक्लूडेड एंगल होता है 3 डिग्री। ओके, अगर मिलिंग मशीन की बात करें तो उसमें ब्राउन एंड शार्प टेपर होते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लेंथ ऑफ हेक्सो ब्लेड इज मेजर्ड फ्रॉम। हेक्सो ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। देखिए हेक्सो ब्लेड की लंबाई कैसे ली जाती है, मैंने आपको बोला 2 पिन होल होता है, तो पिन होल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है इससे हेक्सो ब्लेड की लंबाई ली जाती है। हेक्सो ब्लेड की लेंथ मैंने पहले ही बोला 250 मिलीमीटर का एक होता है, 300 मिलीमीटर के भी होता है। 250 मिलीमीटर का इंच में आपका 8 इंच होता है और 300 मिलीमीटर के इंच में अगर बोले तो 12 इंच होता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ वन पिन होल, सेंटर ऑफ वन पिन होल टू द सेंटर ऑफ अदर पिन होल, सेंटर ऑफ अदर पिन होल। ओके, इससे हेक्सो ब्लेड की लंबाई ली जाती है। क्लियर हो गया अब इतना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शेप एज ऑफ फाइल इज यूज्ड टू। फाइल की शेप एज किस लिए उपयोग किया जाता है? सबसे पहले आपको जानना है शेप एज ऑफ फाइल। तो किस फाइल का शेप एज होता है? हैंड फाइल का शेप एज होता है। हैंड फाइल उसकी पूरी लंबाई में पैरेलल होते हैं। जैसे फ्लैट फाइल में उसके जो पूरी लंबाई होते हैं, उसकी जो पूरी लंबाई होते हैं तो 1/3 टेपर होता है और 2/3 पैरेलल होते हैं। ठीक है, लेकिन हैंड फाइल वो अपने आप पूरी लंबाई तक पैरेलल रहते हैं। ओके, हैंड फाइल के एक एज में टीथ रहता है, एक एज में टीथ नहीं रहता है। एज में सिंगल का टीथ होता है तो एक एज में टीथ नहीं रहता, इस एज को हम लोग शेप एज कहते हैं। तो शेप एज इसलिए दिया जाता है जब भी देखिए किसी भी ऐसा आपके वर्क पीस है जहाँ पे एडजेसेंट साइड है, मतलब दोनों ऐसे साइड 90 डिग्री में आपके है, तो आप अगर फाइल को इस तरह से यूज कर रहे हैं तो इस तरह से जब भी आप यूज करेंगे ना, इस एज में अगर टीथ होगा तो आपको फाइलिंग अगर इस साइड में करना है तो इस साइड में आपके फाइनल आपका शेप में बन गया है, साइड में बन गए, तो इधर आपको नहीं टच करना है, इस साइड में नहीं टच करना है। तो जब आप फाइलिंग करेंगे ना, अगर फाइल में इस तरफ टीथ होता है, इस साइड में भी टीथ होता है, तो इस तरफ क्या होगा, घिसेगा। घिसने से क्या होगा, ये आप इस वाला पोर्शन को डैमेज कर देगा। इसीलिए हम लोग इस जगह में हैंड फाइल का यूज करते हैं। तो हैंड फाइल में क्या होता है, इस एज में आपके टीथ रहता है लेकिन इस एज में टीथ नहीं रहता है, तो आपको मटेरियल हटाना इस डाउन पोर्शन से, तो आप ऐसे ऐसे करेंगे तो इस एज में तो कोई टीथ नहीं रहता, ये इस सर्फेस के साथ कांटेक्ट होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल रिमूव नहीं होता, इस सर्फेस को खराब नहीं करता। तो एडजेसेंट साइड में जब भी आपको फाइलिंग करना है तो तब हम लोग फाइल के शेप एज का यूज करते हैं। तो फाइल का शेप एज इसलिए उपयोग किया जाता है, एडजेसेंट साइड को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब सटे हुए सतह को हम लोग रक्षा कर सकते हैं। सटे हुए, तो ये दोनों देखो सटे हुए ना, ये वाला सटे हुए ना एक के साथ एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डाया 6H7 होल is to be reamed in a steel workpiece. What size of drill will be required? तो देखिए इसमें क्या बोले, रिमिंग करके आपको रिम्ड होल के साइज डाया 6 बनाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखो वर्कपीस में ड्रिल चलाना पड़ेगा। ड्रिल चलाने के बाद आप रिमर चला सकते हैं। तो ड्रिल का साइज क्या होना चाहिए, तो इसे हम लोग कहते हैं रिमर ड्रिल साइज। रिमर ड्रिल साइज, तो इसमें आपका हो जाएगा रिम्ड होल साइज, रिम्ड होल साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। रिम्ड होल साइज आपके 6 मिलीमीटर है, माइनस अंडर साइज इधर आपका हो जाएगा 0.2, ओवर साइज हो जाएगा 0.05। तो इसको अगर आप लोग माइनस करते हैं ना, तो देखो इधर आपके कितना आ जाएगा, 6 मिलीमीटर माइनस 0.25, तो इधर आपका कितना आ जाएगा 5.75।
मतलब ये आपके 5.8 अप्रॉक्स आ रहा है, क्योंकि इधर 5 है तो अप्रॉक्स आप लोग कितना बोल सकते हैं 5.8। ओके, तो देखिए 5.8 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी वर्कपीस में आपको अगर डीम होल के साइज 6 मिलीमीटर बनाना है तो इसके लिए जो ड्रिल आपको चलाना पड़ेगा वो 5.8 मिलीमीटर की ड्रिल आपको चलाना पड़ेगा। ओके, अंडर साइज की एक चार्ट होता है, वो आपको याद रखना है डाया के हिसाब से क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, स्पॉट फेसिंग इज डन टू। स्पॉट फेसिंग किस लिए किया जाता है? मेक सरफेस फ्लैट सो दैट बोल्ट हेड कैन टेक प्रॉपर सीट ऑन द सरफेस। देखिए, जब किसी भी वर्कपीस के सरफेस आपका ऐसा है तो इसमें बोल्ट हेड थोड़ी ना प्रॉपरली बैठ पाएगा, या वॉशर है थोड़ी ना प्रॉपरली बैठ पाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो वर्कपीस है इसमें हम लोग प्रॉपर सीट बना देते, प्रॉपर जगह बना देते बोल्ट के लिए, वॉशर के लिए। ठीक है, तो वर्कपीस में हम लोग स्पॉट फेसिंग किस लिए करते हैं? तो सतह को सपाट बनाने के लिए, ताकि बोल्टेड सतह पर उचित सीट ले सके या ला सके। ठीक है, तो किसी भी बोल्ट वॉशर को प्रॉपर सीट देने के लिए वर्कपीस में हम लोग स्पॉट फेसिंग करते हैं। स्पॉट फेसिंग हम लोग कैसे करते हैं? फ्लाई कटर टूल से करते हैं। फ्लाई, FLY, फ्लाई कटर। ओके, हम लोग काउंटर बोर्ड टूल से भी कर सकते हैं स्पॉट फेसिंग। ओके, लेकिन जब हमारा पास फ्लाई कटर अवेलेबल नहीं होगा तो काउंटर बोर्डिंग टूल से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फॉर टैपिंग विथ M5 टैप व्हाट साइज ड्रिल विल यू यूज। तो देखिए, इसमें आपको M5 टैप चलाना पड़ेगा। इसके लिए आपको किस साइज के ड्रिल यूज करना पड़ेगा? तो किसी भी वर्कपीस में देखिए, आपको अगर M5 टैप चला के आपको इंटरनल थ्रेड करना है, उससे पहले आपको ड्रिल करके होल बनाना पड़ेगा। जब मटेरियल आपके लगभग निकाल जाएगा उसके बाद आप लोग टैप चला सकते हैं। तो ड्रिल होल के साइज क्या होगा, किस साइज के ड्रिल आपको चलाना पड़ेगा? इसके लिए देखिए, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, और इसका पिच आपको जानना चाहिए। तो M5 इंटू आपके 1 होता है। तो M मतलब मेट्रिक, 5 मतलब मेजर डायमीटर, 1 मतलब पिच ऑफ थ्रेड। ठीक है, तो देखिए इसमें डायरेक्टली आपका क्या होगा, ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मेजर डायमीटर माइनस आपके पिच। इसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपका लगेगा। तो 5 माइनस 1, तो ये आपका 4 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 मिलीमीटर के ड्रिल चलाना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन आपका ए है, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, अगर ऐसे इस फॉर्मूला से आपका आंसर आ जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। ओके, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन। ट्विस्ट ड्रिल के, चिजेल के पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? बिंदु कोड किस पर निर्भर करता है? जिस भी मटेरियल का ड्रिलिंग करने जा रहे हैं, और चिजेल के लिए जिस भी मटेरियल को चिपिंग करने जा रहे हैं उसके हार्डनेस के ऊपर। ठीक है, तो मटेरियल टू बी ड्रिल, जिस भी मटेरियल का ड्रिलिंग करने जा रहे हैं उसके ऊपर ड्रिल की पॉइंट एंगल निर्भर करती है। क्योंकि देखो, अगर मटेरियल ज्यादा हार्ड है, जिस मटेरियल पर आपको ड्रिलिंग करना है ज्यादा हार्ड है, तो ट्विस्ट ड्रिल के पॉइंट एंगल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। और अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो ट्विस्ट ड्रिल के पॉइंट एंगल आपको कम करना पड़ेगा। चीजेल के लिए भी आपका सेम टू सेम है। जिस भी मटेरियल का चिपिंग करने जा रहा है उसका हार्डनेस अगर ज्यादा है तो पॉइंट एंगल आपको उधर वाइड रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। और अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो पॉइंट एंगल आपको शार्प रखना पड़ेगा, यानी कि कम रखना पड़ेगा। ओके, तो ड्रिल में पॉइंट एंगल कितना होता है? ड्रिल में पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री। ओके, ये आपके जनरल पर्पस के लिए। इसमें रेक एंगल कितना होता है? रेक एंगल होता है 27.5 डिग्री, ये भी आप याद रखिए। चीजेल एज एंगल ड्रिल में कितना होता है? ट्विस्ट ड्रिल में 55 डिग्री। लीप एंगल कितना होता है? 59 डिग्री। लीप एंगल, LIP, लीप एंगल। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस।
सामान्य उद्देश्य के लिए ट्विस्ट ड्रिल के बिंदु कोण कितना होना चाहिए? अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ 118 डिग्री होना चाहिए। अगर मेटेरियल ज्यादा हार्ड है तो पॉइंट एंगल का वैल्यू देखो 135 लिखा, मतलब बढ़ेगा। और मेटेरियल सॉफ्ट है तो पॉइंट एंगल का वैल्यू आपका कम होगा, लेकिन जनरल पर्पस के लिए 118 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। A hole of 10 mm diameter is to be finished with a handimer hole size required for dimming should be। देखिए इसमें आपको सेम वही चीज रिमर ड्रिल साइज वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी भी वर्कपीस में आपको रिम्ड होल 10 मिलीमीटर के बनाना है, यानी कि रिमिंग करके 10 मिलीमीटर के फिनिश्ड होल आपको बनाना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक ड्रिल चलाते हैं, ड्रिल से होल बनाते हैं, उसके बाद जो थोड़ा बहुत मटेरियल बच जाता है वो रिमर कट के ड्रिल होल को फिनिश करता है और एग्जैक्ट साइज में बनाता है। तो सबसे पहले जो ड्रिल चलाते हैं उसे हम लोग रिमर ड्रिल साइज कहते हैं। तो किस साइज के ड्रिल आपको चलाना पड़ेगा? तो कैलकुलेशन के फॉर्मूला मैं आप लोग को बता दिया हूं। रिमर ड्रिल साइज इज इक्वल टू रिम्ड होल साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। रिम्ड होल के साइज 10 मिलीमीटर, अंडर साइज आपका हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। इसका चार्ट आपको देखना पड़ेगा। और ओवर साइज हमेशा सेम होता है 0.05 मिलीमीटर। 10 माइनस 0.25 मिलीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 9.75 मिलीमीटर। ओके, तो 9.75 मिलीमीटर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39। ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर इन ए ड्राइंग। व्हाट इज द टॉलरेंस? किसी भी ड्राइंग में आपको ऐसा दिया है 25 प्लस माइनस 0.02। तो इसमें क्या क्या है? 25 आपका बेसिक साइज है, प्लस 0.02 ये आपके अपर डिवीजन है, माइनस 0.02 ये आपके लोअर डिवीजन है। ओके, आपको निकालना है टॉलरेंस। टॉलरेंस का फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं। टॉलरेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट इज इक्वल टू होता है बेसिक साइज प्लस अपर डिवीजन प्लस 0.02 मिलीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 25.02 मिलीमीटर। मिनिमम लिमिट आपका कितना हो जाएगा? बेसिक साइज प्लस लोअर डिवीजन। तो लोअर डिवीजन का वैल्यू कितना है? लोअर डिवीजन का वैल्यू माइनस 0.02 है। तो इधर आपका कितना हो जाएगा? 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.02। तो ये आपका आ जाएगा 24.98 मिलीमीटर। देखो फॉर्मूला आपका सेम है, मैक्सिमम लिमिट के लिए आपका सेम है, मिनिमम लिमिट के लिए भी सेम है। बेसिक साइज प्लस अपर डिवीजन मैक्सिमम लिमिट, बेसिक साइज प्लस लोअर डिवीजन मिनिमम लिमिट। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम लिमिट आपका हो जाएगा 25.02 और मिनिमम लिमिट आ जाएगा 24.98। तो इधर आपके अगर आप देखते हैं वेट तो ये आपका कितना आ जाएगा? 0.04 मिलीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए 0.04 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें हर एक चीज बता दियो कौन सा क्या होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है। आपको मैक्सिमम लिमिट मिनिमम लिमिट फॉर्मूला आपको याद रखना। मैक्सिमम लिमिट को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं, मिनिमम लिमिट को लोअर लिमिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ए पिन इज फिटेड इन ए होल, द टॉलरेंस जोन ऑफ द पिन इज इंटायरली अबव दैट ऑफ द होल, द फिट ऑब्टेन विल बी। देखिए लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और इसमें आप सभी को किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम आ ही जाता है। रट्टा मार के आप लोग ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। क्वेश्चन आपको ऐसे प्रीवियस ईयर के जो कॉमन क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग आंसर करें। लेकिन अभी का अगर आप लोग पेपर देखेंगे सीबीटी पेपर, उसमें आपके एकदम थियोरिटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन मिला के आपको पूछे जाते हैं। आपको
प्रॉपर अगर नॉलेज है उस टॉपिक पे तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। तो देखिए इसमें बोला है एक होल में एक पिन फिट है, एक होल है, ओके, एक पिन है। तो ये जो आपके पिन जो है, पिन आपके सेफ्ट है, ये आपके होल है, ओके। इसमें आपको क्या बोले, टॉलरेंस जोन ऑफ द पिन इज इंटायरली अबव दैट ऑफ द होल। तो देखो ये जो पिन के टॉलरेंस जोन है होल के टॉलरेंस जोन के ऊपर है, होल के टॉलरेंस जोन है, सेफ्ट के टॉलरेंस जोन। पिन आपके सेफ्ट है तो ये आपके कौन सा फिट है, देखो सेफ्ट के टॉलरेंस जोन होल के ऊपर है, मतलब सेफ्ट के साइज इधर बड़ा है होल की तुलना में। तो जब देखो होल आपके इतना सा और सेफ्ट जब आपका इतना बड़ा सा, तो इसमें कौन सा फिट आएगा, इसमें आपके इंटरफेरेंस फिट आएगा। क्लियर है ना। जब भी आपको बोलेगा सेफ्ट के टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन के ऊपर है तो वो आपकी इंटरफेरेंस फिट है, और जब बोलेगा होल की टॉलरेंस जोन सेफ्ट की टॉलरेंस जोन के ऊपर है वो आपके क्लियरेंस फिट है, और जब बोलेगा ओवरलैप कर रहा है तब उसमें ट्रांजिशन फिट आपके होता है। क्लियर। इधर पिन आपके सेफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, Which of the following instrument is used for checking flatness and squareness of a surface? पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। जो ट्राई स्क्वायर है, हिंदी में गुनिया कहते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी वर्कपीस के फ्लैटनेस भी चेक कर सकते हैं इससे, और स्क्वायरनेस भी हम लोग चेक कर सकते हैं। मेजरमेंट हम लोग कभी नहीं करते। ओके, तो ट्राई स्क्वायर आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज ए नेगेटिव एरर, द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय। देखिए किसी भी आउटसाइड माइक्रोमीटर के अगर नेगेटिव एरर होता है, नेगेटिव एरर अगर होता है तो इसमें हम लोग करेक्ट रीडिंग कैसे निकाल सकते हैं, जो आपके वैल्यू आ रहा है उसके साथ आप लोग नेगेटिव एरर जो है उसको ऐड कर दीजिए, जो जितना नेगेटिव एरर है उसको आप लोग ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग। जो आपको रीडिंग दिख रहा है उसके साथ आपको जो जितना एरर है उसको ऐड कर देने से आपके ओरिजिनल रीडिंग आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। और अगर इधर पॉजिटिव एरर रहता है, तो उसमें आपके करेक्ट रीडिंग कैसे आएगा, आपको करना है डिडक्टिंग द पॉजिटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग। तब आपको करना पड़ेगा पॉजिटिव एरर को, जो रीडिंग आपके एक्चुअल एरर है उससे आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, लॉक नट इन द माइक्रोमीटर इज प्रोवाइडेड फॉर। माइक्रोमीटर में लॉक नट को प्रदान किया जाता है। तो जब भी देखिए सोचिए इसका मेजरमेंट आपको लेना है, तो माइक्रोमीटर से जब भी आप लोग ऐसे माप ले लिए है उसके बाद आपको लॉक नट से लॉक कर देना है। लॉक नट किसे लॉक करते हैं, स्पिंडल को लॉक करते हैं। तो लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर द वर्कपीस, यानी कि वर्कपीस के ऊपर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए हम लोग लॉक नट का यूज करते हैं। इससे स्पिंडल आपका लॉक हो जाता है। इधर देखो मूवमेंट कौन करता है, मूवमेंट देखो दो मेजरिंग फेस है, एक आपके एनविल का फेस और एक स्पिंडल के फेस। मूवमेंट एक्चुअली स्पिंडल करता है, तो स्पिंडल को अगर हम लोग लॉक कर देंगे तो वर्कपीस के रीडिंग जो आप लिए है वो भी आपके लॉक हो जाएगा। तो लॉक नट का हम लोग मेनली यूज करते हैं स्पिंडल को लॉक करने के लिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉक द रीडिंग आफ्टर सेटिंग इट ओवर द वर्कपीस। तो वर्कपीस के ऊपर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए हम लोग लॉक नट का यूज करते हैं। रैचेट स्टॉप का हम लोग क्यों यूज करते हैं, रैचेट स्टॉप का यूज करके हम लोग इसे यूनिफॉर्म प्रेशर दे सकते हैं। ओके, दो मेजरिंग फेस के बीच में हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू, देखिए मैं पेड कोड्स का आप लोग के लिए बात कर रहा था, जो ऐप पे आप लोग को मिल जाएगा। इसमें जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, आपके डायल गेज, वर्नियर हाइट गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसके बाद आपके वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर, और भी जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हर एक चीज को रीडिंग के साथ हर एक टाइप्स, वर्नियर कैलिपर के अलग अलग बहुत सारा टाइप्स होता है, हर एक चीज के बारे में, माइक्रोमीटर के अलग अलग टाइप्स होता है, सबके बारे में डिटेल में कैसे लिस्ट काउंट निकालना है, कैसे रीडिंग निकालना है, कैसे आपको रीडिंग मेजरमेंट करना है, हर एक चीज इसमें मैं सिखा दिया हूँ। तो जिसने भी कोर्स में है उसको पता है कि कितना डिटेल में मेजरिंग
इंस्ट्रूमेंट को हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम होता है तो देखिए ऐसे आप लोग ज़्यादातर टाइम आप लोग इसको रट्टा मार के ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको जरूर क्लियर कर लेना है। तो वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो वैल्यू ऑफ 1 MSD यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 45, मूवेज ऑफ ए बेंच वाइज इज नॉट मूविंग इवन थ्रू द स्पिंडल स्टैंड, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट। तो देखिए बेंच वाइज में हम लोग स्पिंडल घुमाने पर भी आपके मूवेल जो मूव नहीं कर रहा है। एक्चुअली स्पिंडल जब भी हम लोग घुमाएंगे मूवेल जो मूव करना चाहिए, आगे पीछे मूव करना चाहिए, लेकिन हम लोग स्पिंडल घुमा रहे हैं लेकिन मूवेल जो आपके मूव नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? स्पिंडल पिन इज ब्रोकन। जो स्पिंडल पिन है वो आपके टूट गया है। और ये क्यों टूटता है? हम लोग ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो टूट जाएगा, क्योंकि स्पिंडल आपके बने होते हैं, स्पिंडल पिन भी बने होते हैं माइल्ड स्टील के। ओके, इसीलिए देखो माइल्ड स्टील आपके नरम होता है, कार्बन की कंटेंट कम होता है, इसीलिए स्पिंडल पिन आपके ज्यादा टाइट करने से टूट जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एक्यूरेटली द एंगल ऑफ टेपर? निम्नों में से कौन सा उपकरण टेपर कोण को सटीक रूप से मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए टेपर एंगल को सटीक रूप से आपको अगर मापना है तो हम लोग वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। कितना एक्यूरेसी के साथ मापते? 5 मिनट के एक्यूरेसी के साथ टेपर एंगल को मापता है। ओके, बिवेल गेज से देखो हम लोग टेपर एंगल को चेक कर सकते हैं। बिवेल प्रोटेक्टर से हम लोग टेपर एंगल को माप सकते हैं। कितने डिग्री एक्यूरेसी में? 1 डिग्री के एक्यूरेसी में। और आप जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू था 60 मिनट। तो ये देखो 60 मिनट की एक्यूरेसी में टेपर एंगल माप सकते हैं, लेकिन वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर 5 मिनट की, ओनली 5 मिनट की एक्यूरेसी में टेपर एंगल को माप सकते हैं। ओके, टेपर गेज से हम लोग टेपर एंगल को चेक कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पिन वाइज इज यूज्ड फॉर। पिन वाइज किस लिए यूज किया जाता है? तो देखिए होल्डिंग द पिन, पिन को होल्ड करने के लिए। अगर हैंड वाइज का बात करें तो हैंड वाइज से हम लोग छोटे छोटे जॉब जैसे रिवेट, उसके बाद की, स्मॉल ड्रिल, इन सब चीज को, नाट बोल्ट, इन सब चीज को पकड़ने के लिए हैंड वाइज का यूज करते हैं। ओके, हैंड वाइज का भी साइज हम लोग जबड़े की चौड़ाई से लेते हैं, विद ऑफ जॉ से हम लोग मापते हैं। ओके, इसमें कितना होता है? 40 to 44 मिलीमीटर उसके विद ऑफ जॉ होता है, 40 to 44 मिलीमीटर। ओके, और हैंड वाइज से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किस लिए यूज करते हैं? डूइंग मिनट वर्क, मतलब जो काम कई मिनटों में, मतलब कुछ ही मिनटों में कर सकते हो, वैसे जॉब को पकड़ने के लिए जैसे स्मॉल ड्रिल, रिवेट, कीज, छोटा नाट बोल्ट, इसको पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइज का यूज करते हैं। क्लियर? सॉरी, हैंड वाइज का बात करते हैं, हैंड वाइज का यूज करते हैं। और पिन वाइज का हम लोग ओनली यूज करते हैं पिन को होल्ड करते हैं। पिन जैसा छोटे डायमीटर का एकदम अगर कोई वर्कपीस है उसको पकड़ने के लिए हम लोग पिन वाइज का यूज करते हैं। ओके, पाइप वाइज से हम लोग पाइप को पकड़ते हैं, और जब भी पकड़ते हैं पाइप वाइज के जो वर्टिकल होता है पाइप को 4 पॉइंट में टच करता है। 48 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट ड्यूरिंग ड्रिलिंग? निम्नलिखित में से कौन से धातु का ड्रिलिंग करने का टाइम किसी भी कूलेंट का जरूरत नहीं पड़ता? मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि कास्ट आयरन एक ऐसा मेटल है जिसको किसी भी मशीनिंग प्रोसेस करते टाइम आपको कूलेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, इसके लिए ड्राई एयर काफी होता है। तो ये आपके कास्ट आयरन राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम अगर बोलता है तो ये आपके केरोसिन ऑयल राइट आंसर हो जाता। ओके, कॉपर के लिए आपके सोल्यूबल ऑयल। माइल्ड स्टील के लिए हम लोग कौन सा कूलेंट यूज करते हैं? सोल्यूबल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 49, कटिंग एक्शन ऑफ ए फाइल डिपेंड्स अपॉन। फाइल की कटिंग एक्शन किस किस चीज पे निर्भर करती है? तो देखिए द काइंड ऑफ कट एंड द स्पेसिंग ऑफ टीथ। कौन सा टाइप ऑफ कट है? डबल कट या सिंगल कट? सिंगल कट में कम मेटेरियल कटेगा, डबल कट में ज्यादा मेटेरियल कटेगा, बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। स्पेसिंग ऑफ टीथ यानी कि टीथ के बीच में गैप कितना है, टीथ के बीच के गैप के अनुसार हम लोग इसको ग्रेड के अनुसार इसे हम लोग ग्रेड कहते हैं। और ग्रेड ऑफ फाइल आपके 5 टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है राफ कट, उसके बाद बास्टर्ड, उसके बाद सेकेंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ।
ओके, जिसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है वो रफ कट होता है, जिसमें सबसे कम गैप होता है टीथ के बीच में वो आपके डेड स्मूथ फाइल होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कटिंग आप फाइल कैसा कटिंग करेगा। फिर अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन द फाइल में टीथ आपके अरेंजमेंट कैसा है। जैसे आपके रास्ट कट में अलग अलग टीथ होता है, इसमें इंडिविजुअल रास्ट कट में इंडिविजुअल टीथ होता है, शार्प और पॉइंटेड टीथ होता है। तो टीथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। साइज एंड शेप ऑफ द फाइल के साइज क्या है और फाइल का शेप क्या है। साइज अगर छोटा 150 मिलीमीटर है वो मटेरियल कम कटेगा, अगर उसके जगह 300 मिलीमीटर के फाइल आप यूज करते हैं तो आपके ज़्यादा मटेरियल कटेगा, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए किसी फाइल की कटिंग किस किस फैक्टर पर निर्भर करती है, तो ये आपके ऑल ऑफ द सभी फैक्ट के ऊपर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी काट विथ ए राफ्ट कट फाइल। तो राफ्ट कट फाइल से हम लोग किस मटेरियल को काट सकते हैं, जैसे सॉफ्ट मटेरियल होता है, वुड, लेदर, इन सब चीज को काटने के लिए हम लोग राफ्ट कट फाइल यूज करते हैं। राफ्ट कट फाइल का शेप कैसा होता है, राफ्ट कट फाइल का शेप होता है हाफ राउंड, लेकिन इसमें जो टीथ होता है वो आपके शार्प, पॉइंटेड और इंडिविजुअल टीथ होता है। एक एक टीथ अलग अलग होता है, पॉइंटेड होता है, पॉइंट जैसा होता है, और ये आपके बहुत ज्यादा नुकीला होता है। ठीक है, और देखिए टीथ के अगर आपका शेप पूछा जाएगा तो टीथ का शेप होता है ट्रायंगुलर, टीथ का शेप होता है ट्रायंगुलर, और फाइल का शेप होता है हाफ राउंड। ओके, तो राफ्ट कट फाइल आपको समझ आ गया, क्लियर। तो देखिए CSIR के जो फिटर पेपर के ऑफिशियल फिटर पेपर है मैं डिस्कस कर दिया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं 1 या 2 ही क्वेश्चन है आपको नया मिला है, मतलब थोड़ा हार्ड मिला है, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग के लिए आसान है। तो देखिए आप भी जिस भी CSIR यूनिट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी इस टाइप ऑफ पेपर ही पूछे जाने वाला है। ज़्यादातर CSIR का पेपर आपके ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन भी होगा तो क्वेश्चन के लेवल आपका यही रहने वाला है। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ट्रेड थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको प्रॉपरली ट्रेड थ्योरी सीखना है तो आप लोग जरूर टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको कोर्स पूरा मिल जाएगा और इसमें आप हर एक चैप्टर को बहुत अच्छा से समझ सकते हैं, हर एक चीज को बहुत अच्छा से क्लियर करके धीरे धीरे समझाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप लोग का रिस्पांस अच्छा आया, तो CSIR रिलेटेड और भी वीडियोस में आप लोग के लिए अपलोड करते रहूंगा। ये आपके पेपर 3 का वीडियो है, पेपर 1, पेपर 2 भी मेरे पास काफ़ी सारा अवेलेबल है, वो आप लोग के डिमांड के हिसाब से आप लोग जैसे रिव्यू देंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कमेंट बॉक्स पर आप लोग जरूर बता दीजिएगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। 5 साल का जर्नी हो गया है, आज भी अभी तक मतलब जैसे शुरू किए थे वैसे हमें जोश में अभी भी है। तो थोड़ा सा आप लोग अगर बीच बीच में बूस्टिंग करते हैं तो बूस्ट करने से हमें भी अच्छा लगता है और ज़्यादा एनर्जी आ जाता है वीडियो बनाने का। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।